नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब वक्त आ गया है कि हालात के साथ समझौता कर लिया जाए। इस मुल्क में कोई इनकलाब तो आने वाला है नहीं, ना ही कोई इनकलाबी तब्दीली आएगी। बेहतर यह है कि हक़ाइक़ के साथ समझौता कर लिया जाए। मौजू भी आज यही है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को तो देखें। हमने सोचा था और रियलिटी चेक की ज़रूरत भी है कि जनाब मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी वगैरह 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 वगैरह, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। और अब इकॉनमी की बेहतरी तो करनी है ना, या अब हम तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे जू जू मईशत का हाल दिन ब दिन बिगड़ता रहे। ये मामलात हल तलब है, तो हमें अडॉप्ट क्या करना है? सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। या हम देखते रहें दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाए, या हम देखते रहें कि बेरोजगारी में इजाफा हो जाए मुबैना तौर पर, या हम ये देखते रहें कि हमारे पैदावार के हदफ यानी जीडीपी वो भी कम हो जाए, गिरावट की जानिब जाए, देखते रहें। या फिर हम कोशिश करें कि अब हम अपनी इकॉनमी को रिवाइव करें। देखिए, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो गुड गवर्नेंस का ख्वाब है ना, ये होने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई गुड गवर्नेंस वर्नेंस नहीं होगी, ठीक है? अवाम जाग जाए, कोई गुड गवर्नेंस वर्नेंस कुछ नहीं है। ये ऐसे ही हमारे साथ जो है वो बातें की जाती हैं। जितनी भी हुकूमतें आई हैं ये सारी की सारी, मैं तो देखे पहले से कहता आ रहा हूँ, पीटीआई वाले ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। मैंने तो पीपल पार्टी की हुकूमत को भी नाअहल कहा, मैंने तो नून लीग की हुकूमत को भी नाकाम कहा, और मैं पीटीआई वालों को भी जहाँ गलती है वहाँ उनको गलत कहूँगा, ज़ाहिरी बात है। और ये सब एक ही हैं। अगर देख लिया जाए तो इनकी काबीना वगैरह के अंदर अशकाल भी वही हैं। तो वाई बॉदर माई सेल्फ, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम विद द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब जाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आपको वेलकम करता हूं शो में। और सर, दूसरी बात यह कि अब ये आइडियल वर्ल्ड से हमें नीचे ले आए। ये क्या आपने आसमान के अंदर हमारे लिए जो है वो अजीब किस्म के कासल्स इन द स्काई क्रिएट कर दिए हैं, और हमने ख्वाब बुन लिए हैं आसमान के अंदर बादलों में। बात यह है कि जो नहीं होना नहीं होना, गुड गवर्नेंस नहीं आनी, करप्ट लोगों को नहीं पकड़े जाना, टैक्स का नेट सबको कवर नहीं करेगा, उसके बावजूद कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। अब कोई ना कोई तरीका क्या है वो आप हमें थोड़ा सा बताएं, ताकि हम नुकात लें और प्राइम मिनिस्टर हाउस और सेक्रेटेरिएट के अंदर भी लोग नोट्स लें। जी देखिए, पहले ये है कि हम ज़रा मुख्तसरन अहाता कर लें कि हमें क्या, इस हुकूमत को क्या मिला था और आज कहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद ये बात होगी कि आप आवाम को एजुकेट करें, आवाम को इतना मजबूर करें कि वो अपने हक़ के लिए मैदान में आए। यही हल है। तो पहले चंद हक़ाइक़ मैं पेश कर दूँ। जब ये हुकूमत आई थी तो इनको अफरात ज़र यानी महंगाई वो मिली थी विरसे में 3.9%। और ये भी मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक साल का नहीं था, 3 साल तक लगातार 4% से कम अफरात ज़र था। अब जो है वो 14.6 बताया गया है जनवरी में। और मैं आपको प्रेडिक्शन रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ कि इस हुकूमत के 5 साला दौर में अफरात ज़र 7.5% औसत से ज़्यादा रहेगी। नंबर 1, अगर अवाम नहीं उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। नंबर 2, इस हुकूमत को जो मईशत की शरह नमू ग्रोथ रेट जिसका आपने भी हवाला दिया वो थी 5.5%। मैं अभी आपको पेशनगोई कर रहा हूँ हालात को देखते हुए, पॉलिसियों को देखते हुए, कि 5 बरसों में इस हुकूमत का जो औसत शरह नमू होगा इससे बहुत कम होगा जो इनको विरसे में मिला था। नंबर 2। नंबर 3, जो पिछले 10 बरस हमारे गुजरे हैं इसमें जो कर्ज़े मजमूई बढ़े और ज़िम्मेदारियाँ वो बढ़ी 2300 अरब रुपया सालाना। इस हुकूमत के दौर में एक साल में बढ़ गए 11,100 अरब, 2300 अरब के मुकाबले में। चौथे ये कि 10 वर्षों नहीं, इस पे भी कोई प्रेडिक्शन भी दे देना कि अब ये सालाना बुनियादों पर ये जारी रहेगा। ये ज़रा सा आएगा तो आगे आएगा हल में। जी। दूसरी बात ये कि जो हमारे बैरूनी कर्जे और जिम्मेदारियाँ थीं वो 10 वर्षों में जब ये कह रहे थे लूटा गया, तबाही हुई, बढ़े थे 4.9 अरब डॉलर। और एक साल में
ये बढ़ गए 11.1 अरब डॉलर और अब 1.5 साल में बढ़ गए कोई तकरीबन 16 अरब डॉलर। आखिरी में आपको फिगर दे रहा हूँ, आज़ादी के 63 साल के बाद 30 जून 2010 को पाकिस्तान के जो मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियाँ थीं वो थी 10,700 अरब 63 साल के बाद। इस 18 महीने में उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गए। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा और फिर वापस आऊंगा, आपसे और टिक्स लूंगा और फैक्ट सुनूंगा और फिर सोल्यूशन की तरफ लेकर जाऊंगा। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जब मुझे बता रहे थे कि जनाब 63 साल में पाकिस्तान ने इतने बैरूनी कर्जे ना लिए जितने अब ले लिए, तो ये मैं थोड़ी इसकी वजाहत लेता हूँ इनसे। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये आप औसतन बता रहे हैं या मतलब मैं इसको थोड़ा समझ नहीं पाया, मुझे वजाहत के साथ नंबर स्टेटिस्टिक से बताएं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 30 जून 2010 आज़ादी को 63 साल हो चुके थे जी। उस वक्त पाकिस्तान के मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां स्टेट बैंक के मुताबिक 10,700 अरब रुपये थे। ठीक। 18 महीने के बाद, इस हुकूमत के आने के बाद 18 महीने के बाद इस जो कर्ज़ों में इजाफा हुआ है वो हो गया है तकरीबन 12,000 अरब रुपया इजाफा हुआ है। तो सवाल ये है कि जो 63 वर्षों में हुआ था उससे ज़्यादा तबाही तो आपने कर दी यहाँ पर। तो ये जो सूरत हाल है ये तो बहुत संगीन है कि आप पिछली हुकूमतों को कहते रहे, मैंने 10 साल का एवरेज भी बताया, तो ये 1.5 साल में क्या कर दिया आपने? ये तो बुनियादी सवाल कौम को पूछना चाहिए। इसी को अगर आप तनाजुर में एक चीज़ और देख लें जो बहुत आम है तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया था उस दिन स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर थे 10.2 अरब डॉलर, वो स्टेट बैंक कह रहा है। और हुकूमत ये कह रही थी कि जी हमें दिवालिया मईशत विरसे में मिली थी, मईशत दिवालिया थी, हमने उसको बचा लिया वरना डिफ़ॉल्ट हो गया होता। जी जी, ये कहते हैं ना। तो 10.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व्स विरसे में मिले 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान साहब ने हलफ उठाया। उसके अब सितंबर 2019 में 13 महीने हो चुके थे इस हुकूमत को, IMF से कर्जा भी मिल चुका था, लेकिन स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिर के 7.9 अरब डॉलर हो गए। यानी 10.2 पर आप दिवालिया थे, 10.2 पर दिवालिया थे और 7.9 अरब डॉलर 13 महीने के बाद, जबकि 11.6 अरब डॉलर के कर्जे ले लिए आपने और रिजर्व्स आपके गिर गए, तो मईशत बेहतर हो गई। ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। दिवालिया अगर उस वक्त थे तो इस वक्त ये क्या था फिर? एक चीज़। उसके बाद स्टेट बैंक ने एक खेल रचाया और उन्होंने ये कहा कि जी देखिए जी हमारा अफरात ज़र तो ऊंचा जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी 13.25 है, भारत में चले जाएं तो 5.15 है। IMF का कर्जा मिलने के बाद फ़िलहाल रुपए की कदर जो है मुस्तहकम है, तो उन्होंने बैरूनी सरमायाकारों को इनकरेज किया कि आप बाहर से सस्ता कर्जा ले लें और उसको पाकिस्तान में ट्रेजरी बिल्स में रुपीज़ में लगा दें, हॉट मनी। लेकिन उनको ये तसल्ली थी कि इतना बड़ा डिफरेंस है 13% पर कि अगर अगले चंद महीने में, उनका ख्याल ये था लोगों का कि हमारे रुपए की कदर नहीं गिरेगी तो कमा लेंगे। नहीं गिरी, बल्कि बढ़ गई। नहीं तो अभी तो देखें ना, अभी तो वो मैच्योर नहीं हुए ना, डबल फायदा। तो अब मेरा जो नहीं वो रुपीज़ में कन्वर्ट हुए हैं, जब वापस जाएगा तो रुपीज़ में जाएगा। तो मेरा कहना ये था कि वो 3 अरब डॉलर वो भी आ गए। तो पहले तो आप ये देखें कि ये 3 अरब डॉलर के बाद इस वक्त जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो हैं 12.4 अरब डॉलर, यानी 2.2 अरब डॉलर बढ़े और 17 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। यानी अगर ये 3 अरब डॉलर नहीं आता तो आप उससे नीचे होते आज, जो कि आप विरसे में मिला था पहले। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछली गवर्नमेंट ने जाने से पहले मईशत को फिस्कल क्लिफ पे लाके खड़ा कर दिया था और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। नहीं तो वो तो अगर है भी तो रुपए में था ना, हम यानी एक गहरी खाई के सामने खड़ा कर दिया। कोई खाई वाई नहीं थी। अगर खाई थी तो जो आपने जून
जो बजट पेश किया था जून 18 में इक़्तिदार में आने के बाद, उसमें जो अहदाफ रखे थे वो कहाँ चले गए? आपने अगस्त में हल्फ उठाया, उसके बाद जब आपने 19 में अपना बजट दिया तो वो अहदाफ भी तो आपके हासिल नहीं हुए। तो उस वक्त तो आपको तबाही बर्बादी जो भी आपके हैं वो तो आपके सामने थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स आपको विरसे में मिले थे वो 15 महीने के बाद गिर गए। हालांकि कर्ज़ों में इजाफा हुआ तकरीबन 11 अरब डॉलर, तो उस वक्त तो आप दिवालिया थे। और जब 2.3 अरब डॉलर के रिजल्ट्स गिर के 7.9 पे आ गए, कर्जे 11 अरब डॉलर बढ़ गए, तो मईशत बेहतर हो गई। और अगर जिसको अभी आपने हॉट मनी कहा, सही कहा, अगर ये ना आता तो आपके आज भी रिजल्ट्स 17 अरब डॉलर के कर्जे के बाद उससे कम होते जो इनको विरसे में मिला। ये है कौम को समझना और हुकूमत पर दबाव डालना कि जो होना था हो गया। आप आज अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, आज हमें नई हिकमत अमली दें कि ये मुल्क की मईशत को आप अपने जाने से पहले कैसे ठीक करेंगे, या ये तय कर लिया है कि हमें एक मरतबा फिर IMF के पास जाना है। और मुझे लगता है ये तय कर लिया है ज़हनी तौर पर कि हम फिर जाएंगे IMF के पास, जो अब तक 93 से अब तक 6 दफ़े जा चुके हैं। अब 7वें दफ़े जाएंगे जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके कुछ बरसों के बाद। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर कौम को सोचना है कि ये क्या हो रहा है। ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया औसत कम रहेगी, अफरात ज़र ज़्यादा रहेगा, दुगने से ज़्यादा रहेगा, मैंने अभी आपको बताया। कर्ज़े आपके बढ़ रहे हैं, रिजर्व बढ़ नहीं रहे, बरामदात आपकी बढ़ नहीं रही। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ है? क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल रुक गया है? क्या स्मगलिंग रुक गई है? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी रुक गई है? ये वो सवालात हैं जो हुकूमत को अपने आप से पूछ के हल पेश करना है, उनको कौम के सामने हिकमत अमली बतानी है। अच्छा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब बात ये कि हिकमत अमली उनको सच्ची जो बात है मेरे ख्याल ना उनको पता होगी और ना उन्होंने बतानी। अब मैं आपकी जानिब आता हूँ। अब मेरा सवाल, बुनियादी सवाल आज का, आपने जो बात की, देखें आप आइडियलिज़म को छोड़ दें। अब आप आइडियलिस्टिक ना बने। आप मुल्क का सरमाया है, एक मईशतदान है, लोग आपकी बात सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपको उस्ताद मानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब अब आप ज़मीनी हक़ाइक़ और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। कोई गुड गवर्नेंस नहीं आएगी। जो सजेशन आपने दिए हैं उसमें जो रेवोल्यूशनरी स्टेप आपने बताए हैं कोई भी नहीं लेगा। आप मुझे बताएं हाउ डू वी फिक्स दिस, क्योंकि जो हमारे पास लोग हैं वो तो वही है ना। देखें हमारे पास अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे, ठीक है, बीच में हमारे पास एक और वज़ीर ख़जाना आए बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर इसाक डार साहब आ गए, फिर शॉर्ट पीरियड के लिए एक वज़ीर ख़जाना आए मेक शिफ्ट, फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब आ गए। तो बेसिकली हमारे पास सब बंदा ही नहीं है। असी तो बंदा लभदे फिर रहे ना, सानू बंदा नहीं लभदा। तो अब आप मुझे रियलिस्टिक प्लीज़ कुछ बताएं। आप आइडियलिज्म छोड़ दें सर, कुछ बताना पड़ेगा। मैंने जो अब तक बातें की हैं उसमें तो सिवाय फिगर के मैंने कुछ कहा ही नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आइडियलिज्म छोड़ना पड़ेगा ना। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तो पहले आप समझ लें। अभी आपने मुख्तसरन से एक लिस्ट बता दी। हाँ। क्या मुशर्रफ के ज़माने का स्टेट बैंक का गवर्नर, जिसने सेविंग बैंक डिपॉजिट पर रेट 0.1% कर दिया था 7% से, वो आज नहीं है बैठा हुआ? जी, रिफॉर्म्स के सर जो भी है आपके सामने है ना। क्या जिन लोगों ने कर्जे माफ़ कराए थे, बड़े बड़े कर्जे, बिलियनर होते हुए, क्या वो इस हुकूमत में नहीं बैठे? नहीं पकड़ सकते ना चोर। आप ये बोलें चोरों के, नहीं सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं चोरी मतलब हम किसी की करप्शन नहीं पकड़ सकते। सॉरी, हज़फ कर दिया जाए। नहीं, मतलब हम किसी की चोरी नहीं पकड़ सकते, हम किसी की करप्शन नहीं पकड़ सकते, हम जितने गलत काम हो रहे हैं वो नहीं रोक सकते। जिस तरह है वैसे ही चल रहा है, आप इसको ऐसे ही ठीक करें। नहीं, ये तो देखें ना, जो है वही आपको आप चिराग अलादीन का ले लें, हो जाएगा। मैं तो आपसे कुछ और बात कह रहा हूँ। पहले आप टीम में ऐसे लोगों को हटाएं जो गलत कार्यों में एस्टेब्लिश्ड मुलव्विस है। मैं तो नहीं हो सकता, हुकूमत नहीं बचेगी अगर ऐसा काम। भाई तो जो इलेक्टेड नहीं है उनको तो हटा देना। आप क्या हम सिर्फ तड़ियां लगा सकते हैं, वो माफिया है, हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ मैं ऐसे कर दूंगा, हाँ मैं वैसे कर दूंगा। होना कुछ भी नहीं है। इन सब ने साथ रहना है, क्योंकि जिस मोमेंट आपने माफिया को छेड़ा हुकूमत गई, चाहे वो नून की हो, पीटीआई की हो या पीपल पार्टी। देखिए आप सही बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि नियत ये है कि जो इलेक्टेड नहीं उनको तो हटा दो। उनको क्यों रखा है? किसने आपको मजबूर किया कि नॉन इलेक्टेड क्यों नहीं चलेगा? काम नहीं चला, क्यों नहीं चलेगा? ये काम चल रहा है। ये जो मैंने आपको फिगर्स दिए, आपके ख्याल से काम चल रहा है? नहीं चल रहा, फिगर्स के हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन वैसे चल रहा है। नहीं, आपको वो चश्मा पहन ले वो जो उन्होंने पहना हुआ है, या फिर वो टीका लगा ले जो 22 करोड़ आवाम लगाया हुआ है, 22 करोड़ आवाम रो रहे हैं कि जनाब हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। वो क्या चश्मा पहन के रो रहे हैं? जो आपका गंदम ऊपर चला गया, चीनी ऊपर चली गई, महंगाई, उनको हमने होप देनी है, उनको हमने होप देनी है। होप पर वो जिंदा रह लेंगे, खाली पेट बंदा रह लेगा अगर उसको होप दी जाए तो। अच्छा, ऐसा होता नहीं है वैसे कुदरत के निज़ाम में जो हमें बताया जा रहा है। नहीं, वो जो भी बताया जा रहा है, लेकिन जो भूख से मर रहा है
वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि उसका एहसास महरूमी बढ़ रहा है, वो उसकी नफरत बढ़ रही है निज़ाम से। मैं आपको पूरा कह रहा हूँ, घर में रोटी ना हो, बच्चे का इलाज ना हो रहा हो, बेटा स्कूल ना जा रहा हो, बेटी स्कूल नहीं जा रही हो, क्या बात कर रहे हैं ना आप उन लोगों की। देखिए, अब ये सूरत हाल की हमें संगीनी को समझने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप भाई इसाक डार साहब कह रहे हैं मैं भी तो चला ही रहा था ना इन्हीं रियलिटीज के साथ, मतलब जो उनका कहने का मकसद है मैं अखज करके आपको बता देखिए ना, उनके मैं रिव्यू करना तो फिर अलग मसला आ जाएगा। बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये मुल्क इतना कमज़ोर है आज कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव से कम ग्रोथ रेट है? शर्म क्यों नहीं आती हमें? है ना, रियलिटी फिगर्स बोल रहे हैं। क्यों है? सीपैक यहाँ पर है, वहां पर तो नहीं है, वहां सीपैक भी नहीं है। लॉलीपॉप है सर, आप भी जानते हैं ये सारा सर लॉलीपॉप है। ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये पूरा ड्रामा खेला गया है। अगर सीपैक के अंदर सर 63 अरब डॉलर आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ वो कहां हैं? आप मुझे बताएं, फिगर स्टैटिस्टिक्स के आप मास्टर हैं, मुझे बताएं 63 अरब डॉलर कहां गया? ऐसे गुम हो गया हवा के अंदर। सर क्या बात करें, हमारे रिजर्व ये आप बता रहे हैं 10.2 अरब डॉलर थे, अब 7.9 अरब डॉलर बन गए। आप बोल रहे हैं वो 63 अरब आ रहे हैं, कहां है वो 63 अरब? सब ड्रामा है सर, बेवकूफ बनाया आवाम को इन्होंने। ऐसा है कि They have made us fool। नहीं तो आपके ख्याल से बिजली की प्रोडक्शन आपकी नहीं बढ़ी क्या? किधर है डैम? कहाँ है आप मुझे बताएं, कहाँ है नहीं, डैम तो डैम, सॉरी DAM वाला डैम। देखिए, डैम जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चीन बैकआउट कर गया है। हमारा फर्ज बनता है कि शहद से ज़्यादा मीठे की बात छोड़ें, उससे बात ये करें कि जी आप हमारा भाषा डैम बनाएं। हमने आपको गवादर पोर्ट इतनी बड़ी दे दी जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे सकता, लेकिन ये बात हम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको पता है कि हमारे जो आपके तिजारत के मुशीर हैं, एक वज़ीर और ख़ुद इमरान खान साहब ने सीपैक को अटैक किया, बाद में फिर वो जाके चीन को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। अरे जनाब, चीन ने आपको इतने कर्जे दे दिए, अगर वो नहीं करते तो आज आपका हाल क्या होता? आप उनसे कर्जे मांग रहे हैं, उन्होंने दे दिए। आप उनसे सरमायाकारी की बात करें, आप उनसे भाषा डैम की बात करें, क्या आपकी हुकूमत ने मुतालबा किया? हमारी सर गवादर के फीते काट काट के जो है ना, अब उंगलियां थक गई लोगों के, इतने फीते कट गए। गवादर आ गया, ईरान कुछ नहीं है, उनका पोर्ट कुछ भी नहीं है, दुनिया कुछ भी नहीं है, सब चने मुरमुरे बेच रहे हैं, खाली गवादर हमारा गवादर। कुछ भी नहीं हुआ सर, सब जीरो है। आपको पता है क्या एक्टिविटी हो रही है? अब ग्राउंड रियलिटी पे आए ना सर। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे पास अब जो हालात है हमने इसी में जीना है। हमारे पास यही केपीटी है, हमारे पास यही जनाब पोर्ट कासिम है। मे भी गवादर के अंदर कोई इतना बिजनेस नहीं हो सकेगा। देखिए रियलिटीज की तरफ मैं आपको ला रहा हूँ, इन रियलिटीज में काम करके दिखाना। आप मुझे सोल्यूशन बताएं। आप मुझे चीन जो है अपनी बड़े पैमाने पर तिजारत अपने मुफाद में गवादर से करेगा, इसके लिए इसने सारी सरमायाकारी की। कोई बेवकूफ़ मुल्क नहीं है वो। उसने जो कॉरिडोर बना रहा है अपने सेंकियांग प्रोविंस, दूसरे प्रोविंसेस जो है उनकी दुनिया भर से तिजारत जो है वो इसके रास्ते में होगी। मेरा ख्याल है 20 अरब डॉलर तक उनका बिजनेस जाएगा यहाँ से। सर हमें क्या मिलेगा? उनका अपना आप लेंगे तो मिलेगा ना। देखिए ना, 63 अरब डॉलर कहाँ है सर? जो आपने उनसे कर्जे लेके मुतमईन हो गए, आपने रिजर्व को बचाने के लिए। अरस्तु एहसन इकबाल साहब से पूछा जाए 63 अरब डॉलर कहाँ है सर? नहीं, देखिए ना, वो तो 30 साल में आने थे, वो तो एक साल में नहीं आना था। देखिए, आप हकीकत को समझें। मेरा अपना कहना यह है कि चीन ने अपने मुफाद में आपके साथ सरमायाकारी का एग्री किया। आपने भाषा डैम का उनसे क्यों नहीं शर्त लगा रहे कि जनाब हम इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, आपका यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ना है, आपके यहाँ से गुर्बत कम होनी है एक प्रॉमिस में हमारी गवादर पोर्ट के जरिए, तो आप हमारे लिए भी तो कुछ करें। ये करने के बजाय चारों सूबों ने अपने अपने मुतालबात पेश कर दिया कि इसको भी सीपैक में डाल दें, इसको भी डाल। फॉल्ट हमारा है। और एक दूसरी गलती हमारी ये है कि चीन जब सरमायाकारी कर रहा है, आप अगर मैचिंग सरमायाकारी नहीं करते तो उसका फायदा इतना नहीं होगा। कुदरत का कानून। अब एक नया शोषा छोड़ा है, सऊदी अरब 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगा रहा गवादर के अंदर। नहीं, वो तो भूल गए, बहुत पुरानी बात है जो आप सर कह रहे हैं। सर अभी अखबारों में दे रहे हैं, उसके लिए जमीन तलाश कर रहे हैं। जो भी आप पता नहीं क्या सर, जो भी आप नहीं करते ना, अभी तो आप FATF से निकले, पहले वो एक्सटेंड होने वाला है आपका, मैं बता रहा हूँ। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप तब जवान आदमी होंगे, आप तब से सुन रहे हैं, अखबारों के अंदर हेडलाइन लगा करती थी कराची हांगकांग बन जाएगा, वो क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं बनना सर, कुछ भी नहीं होना। आप ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के मुझे बताएं ना कि जो हो सकता। देखिए सर मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी, करप्शन की परसेंटेज कम की जा सकती है। जैसे मुशर्रफ के दौर में नैब बना के करने की कोशिश की गई थी, हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता। मुल्क के अंदर करप्ट लोग आज़ाद घूमेंगे, ये रेंट सीकिंग इकोनॉमी रहेगी, यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स का इन्फ्लुएंस रहेगा, एग्रीकल्चरिस्ट इनकम टैक्स नहीं देंगे वगैरह वगैरह। अब आप रियलिटी के अंदर मुझे बताएं क्या सोल्यूशन है? रियलिटी है कि आप अपने तमाम प्रोग्रामों में आवाम को बताएं कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता तो वो नहीं। उठें,
उठें, मुतालबा और पेश फिर आप करें। पर मुकदमा बन जाए कि आप आवाम के अंदर अनरेस्ट क्रिएट नहीं, कर। हमने तो ये कहा कि जिंदाबाद नारे बजाय हुकूमत से मुतालबात पेश करें कि जनाब हम सिर्फ दो रोटी सूखी खाने के लिए पैदा नहीं अल्लाह मियाँ ने इस मुल्क में हमें किया, हमें भी वो सहूलतें चाहिए हैं जो मगरिब में मिल सकती हैं। अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए हैं, अगर एक आदमी को नहीं मिल रहा है यहाँ पर तो उसका वजह यह है कि आइन के ख़िलाफ़ इस्तेहसाली पॉलिसियाँ हैं, हमारी पॉलिसियाँ इस्तेहसाली हैं। अवाम अभी तक इस पर मुतमईन नहीं है कि उन्हें यकीन नहीं है कि वाकई इस्तेहसाल हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। कानून जो है वो को जो है वो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि आप जो पॉलिसियाँ बनाएंगे उसमें इस्तेहसाल नहीं होगा, वो तो हो रहा है। तो जो आपकी टैक्सों की पॉलिसी है वो इस्तेहसाली पॉलिसी है, वो आइन के ख़िलाफ़ है। तो आवाम को कुचलना, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालना, बिजली गैस के नर्ख बढ़ाना, 1.5% पे चोरी की प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करना, ये वो ज़ालिमाना इक़दाम हैं जो आवाम की आपको समझाना होगा, बार बार समझाना होगा। अगर एक दफ़े आवाम उठ खड़े हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि सड़कों पर तोड़ फोड़ कर दें, मुतालबात पेश करें, हुकूमत कोई जलसा करे, अपोजिशन कोई जलसा करे, वहाँ जाके बात करें, हमें नहीं सुनना आपकी बात। आप ये बताएं कि आप इस हुकूमत को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेरी गुर्बत को के लिए क्या कर रहे हैं, रोज़गार के लिए क्या कर रहे हैं। मैं मालदीव से जो नीचे शरह पर तरक्की करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बदकिस्मती से ये काम नहीं हुआ। अवाम भी जिंदाबाद नारे लगाते रहे, एक बिरयानी की प्लेट 200 रुपये उनको मिल गए। अब हमें ये बताना है कि जीएसटी के ज़रिए जो आदमी फुटपाथ में पड़ा है उससे भी जीएसटी लिया जा रहा है, उससे भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं, और जो अरबपति हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। तो ये जुल्म नहीं चल सकता, ये मुल्क बहुत ताकतवर है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आवाम को इन चीज़ों पर एजुकेट करें जो नहीं हो रहा। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहती, तिश्नगी थोड़ी रह जाएगी डॉक्टर साहब, हुआ कि लोगों के अंदर ये आगाही पैदा हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन द सेंस के गवर्नमेंट कहती है कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन रियलिटी आप दिखाते हैं, आपकी बड़ी हिम्मत है, आपकी बड़ी जुर्रत है। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन यह है कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं दोबारा से आपको दावत दूंगा, शायद बहुत जल्द दूँ, ताकि जो है ना ये मौजू मुकम्मल हो सके और ये जो एलिमेंट आप बात कर रहे थे कि अवाम किसी तरह अपने मुतालबात रखे, वो सामने आए चीज़। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।